तो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन पेज नंबर 5। इसमें इवेल्युएशन के साथ में यानी क्रिटिसाइज भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा होगा उसके अंदर। अब इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच लिमिटेड मीन्स आर यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द फंडामेंटल प्रपोजिशन और पोस्टुलेट। पोस्टुलेट यानी धारणा, और जो प्रपोजिशन है उसका मतलब भी ये सपोज करना कोई चीज को। अब रॉबिन की डेफिनेशन, उसने अपनी बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932 ईयर। और अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। पहले क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स को उसने साइंस बताया है। दूसरा, उसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है, मतलब इसने ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखा। तीसरी बात, रिलेशनशिप किसके बीच में, एक तो एंड्स। एंड्स का मतलब तुम्हारे लाइफ के मकसद, यानी तुम किस लिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, राइट। और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के पीछे जो तुम्हारा मकसद है वो तुम्हारी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन उस जरूरतों को पूरा करने के लिए तुमको जिसकी जरूरत पड़ेगी वो चीज होती है तुम्हारे लिए मीन्स। मीन्स का मतलब जरूरतों को पूरा करने का जरिया क्या है, तो पैसा। तो स्कैर्स है वो, स्कैर्स यानी स्कैरसिटी में यानी उसकी अच्छत है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब ऐसा भी नहीं है, अगर पैसे का सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो पैसे तुम्हारे पास आते हैं उसके एक से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए बढ़ जाती है। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। सबसे पहले आता है एंड्स यानी अनलिमिटेड वांट्स। फिर दूसरा आता है स्कैर्स मीन्स जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है। और तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। 3 बातें, 3 एलिमेंट्स बताए, यानी 3 अलग अलग उसके एलिमेंट यानी मुद्दा जो बोलते हैं ना वो है। अब ये डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन आसान है, उसके क्रिटिसिज्म थोड़े डिफिकल्ट है। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन देखो आप, पेज नंबर 6 पैम्फलेट में नीचे जो लिखा है ना वो पेज नंबर बता रहा हूँ, तू है ना ऊपर का टाइटल का पेज नंबर देख रहा है, हर पेज के नीचे लिखा है, बराबर। अब देखो, लेट अस डिस्कस ईच इन डिटेल। पहले आता है एंड्स। एंड्स का मतलब मकसद। मकसद जो होता है ना लाइफ का पर्पस, उसको एंड्स बोला जाता है। यहाँ पे अपने इकोनॉमिक्स में एंड्स का मतलब समझेंगे अनलिमिटेड वांट्स। इंसान की जरूरत कभी पूरी नहीं होती है, वो अनलिमिटेड है यानी चलती रहती है हमेशा। अब इसमें अगर हम बात करें तो एंड्स जो है उसका मतलब अनलिमिटेड वांट्स। ये आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकता है इनकेस एग्जाम होगी तो इसकी। वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कोई लिमिटेड नहीं है ह्यूमन वांट्स का। एक जरूरत अगर पूरी हुई यानी वन वांट इज सेटिस्फाइड, दूसरी वांट तुम्हारे सामने अराइजेज यानी डेवलप होती है। वांट्स मल्टीप्लाई, वांट्स नो गुणाकार થાય विद द पैसेज ऑफ टाइम और एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जैसे तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे नई नई चीजें तुम्हारे सामने आती थी। 25 साल पहले कोई सोच नहीं सकता कि हर हाथ के अंदर मोबाइल फोन होगा जिसमें से तुम पैम्फलेट की जगह ये पढ़ोगे, बराबर। लेकिन आज ये चीज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई तुम्हारे लिए, क्योंकि रिचार्ज का पैसा था नहीं, रिचार्ज का पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था पहले, लेकिन आज ये भी एक खर्चा हो गया। 4 मेंबर तो 4 के रिचार्ज कराओ। अब मैन इज नॉट लाइक एनिमल, इंसान जानवर नहीं है, तो इसका मतलब फीलिंग स्टमक, फीलिंग ऑफ स्टमक यानी इसका मतलब पेट भरना does not satisfy him after satisfying necessaries. He runs after comfort and luxuries. हमेशा वो किसके पीछे भागता है, कंफर्ट और लग्जरीज के पीछे भागता है, क्योंकि अगर एक बार पेट भर गया ना तो उसके बाद में उसको जरूरत है दूसरी दिखाई देती है। He wants plenty, plenty का मतलब बहुत ज्यादा, और वेराइटी, वेराइटी का मतलब भी ऐसा ही कि सिर्फ पेट भरना अगर होता तो आसान है, लेकिन पेट भरने के लिए भी रोज एक सब्जी खिलाएंगे तो नहीं खाएगा वो। In addition to food, clothes and shelter, he wants TV, furniture, DVD
player, camera, watch and many other things. But due to limited resources or income, लेकिन उसके पास इनकम लिमिटेड है, उसके पास इनकम लिमिटेड है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब लिमिटेड इनकम, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, सारी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे चॉइस करनी पड़ती है उसको, या सिलेक्शन करना पड़ता है कि उसके पास अगर 10 वांट का लिस्ट है तो पैसे आने के बाद या तो रिसोर्स आने के बाद उसमें से कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे लिए सबसे पहला जो फाउंडेशन स्टोन है, जिसको अपने नींव का पत्थर बोलते हैं, वो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला फाउंडेशन स्टोन मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, यानी वांट्स का ज्यादा होना। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? वांट्स का ज्यादा होना। ये तुम्हारे लिए पहला, इसमें क्या देखा आपने? इंसान की जरूरत अनलिमिटेड है, एक वांट सेटिस्फाई करेंगे तो दूसरी वांट सामने आ जाएगी। वांट मल्टीप्लाई दो रीजन से होती है, पहले तो पैसेज ऑफ टाइम से और दूसरा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद में इंसान सोशल एनिमल है, मतलब वो ऐसा जानवर नहीं है कि जिसके खाली पेट भरने से उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, उसको लग्जरी और कंफर्ट भी चाहिए। इसलिए एक जरूरत को पूरा करने के बाद उसके सामने हमेशा दूसरी जरूरत आके खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे स्कैर्स और लिमिटेड मीन्स, दो आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, द मीन्स लाइक लैंड, मनी, टाइम एटसेट्रा टू सेटिस्फाई आवर वांट्स आर स्कैर्स और लिमिटेड। हमारी जरूरतें अनलिमिटेड है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो पैसे चाहिए या जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो लिमिटेड है, और वो भी वापिस स्कैरसिटी के अंदर है, कम है। स्कैरसिटी का मतलब लिमिटेड होना, कम होना, या तो अछत में होना जिसको बोलते हैं। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, यानी डिमांड ज्यादा है लेकिन उसके सामने रिसोर्सेज हमारे लिए कम है। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है, देखो पहला क्वेश्चन का ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला एलिमेंट क्या था? अनलिमिटेड वांट्स। क्वेश्चन क्या आया? उसके ऊपर से क्वेश्चन क्या आया कि कौन सी जरूरत को पहले सेटिस्फाई करोगे। पहला क्वेश्चन ये आया, राइट। दूसरे में क्या था? दूसरा एलिमेंट ये है कि स्कैर्स और लिमिटेड मीन्स है, यानी तुम्हारे पास जो पैसे है वो कम है। तो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर से निकलता है, वो ये कि तुम अपने पैसे को कहाँ पे यूटिलाइज करोगे। पहले कौन सी जरूरत को पूरा करोगे, दूसरे में तुम्हारे पैसे को कहाँ यूटिलाइज करोगे, राइट। तो दस इट इज द स्कैर्स मीन्स, यूटिलाइज करना मतलब यूज करना। Scarce means due to which economic problem comes into existence. So scarce means second foundation stone of economics, right? अब तीसरा आता है alternative uses of means. Robin states that the resources are not only limited. ये लिमिटेड है, वहां तक अगर होता नहीं तो भी इंसान की काफी जरूरतें सेटिस्फाई हो जाती, लेकिन ये लिमिटेड होने के साथ में इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब वैकल्पिक उपयोग हो, यानी एक से ज्यादा जगह पे वो यूज हो सकते हैं। जैसे अगर अपने बात करें फर्नीचर के अंदर लकड़ी का यूज होना, पर अकेला फर्नीचर के अंदर यूज नहीं होता है, साथ में आप डोर्स विंडोज उसके अंदर भी अपने उसको यूज करेंगे। इसी तरह से कई जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मंडप बनाना है लकड़ी का यूज करना पड़ता है। तो एवरीवेयर जहां जहां पे भी आपको जरूरत महसूस होती है चीजें के, लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास वांट और उसके यूजेस अलग अलग है। इट मीन्स दे कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस। ये वेराइटी ऑफ पर्पसेस यानी एक से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल, यानी मकसद के लिए इस्तेमाल, हेतु से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। जैसे लैंड कैन बी यूज, जमीन को अपने एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, रोड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और घर बनाने में यूज कर सकते हैं। रोड वही, सॉरी जमीन वही है लेकिन उसके चार अलग अलग इस्तेमाल हो गए। दस एज द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अगर मेरे पास 10 वांट है, उस 10 वांट में से मैं 3 वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्शन आता है कि पहली कौन सी वांट को सेटिस्फाई करूँ, तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ से आता है। तो ये तीसरा तुम्हारा जो फाउंडेशन स्टोन है वो ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स है। तो हमने ये तीन बातें जो समझी, इससे 3 सवाल सामने आए। सबसे पहले जो वांट्स आर अनलिमिटेड, उसके कारण क्या आया कि कौन सी वांट को सेटिस्फाई करेंगे। फिर मीन्स आर लिमिटेड, तो कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। फिर दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो फिर हम चॉइस करेंगे यहाँ पे, राइट। अब साइंस ऑफ चॉइस आता है नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, economics tells us
how a man makes use of his scarce means, having alternative uses to satisfy unlimited ends and wants. It involves choice making. So economics is called a science of choice. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर. इकोनॉमिक्स को रॉबिन्स ने क्या बताया? साइंस बताया. लेकिन कौन सा साइंस? साइंस ऑफ चॉइस. सिलेक्शन करना है आपको, बिकॉज आपकी वांट्स ज्यादा है, पैसे कम है, और पैसे के एक से ज्यादा जगह पे यूज है, इसलिए अपने बेस्ट वांट को सिलेक्ट करेंगे. अब सुपीरियोरिटी ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन. रॉबिन्स डेफिनेशन इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर टू अदर डेफिनेशंस. तो सबसे पहले साइंटिफिक डेफिनेशन है. This definition is scientific definition because it is not classificatory like other definition. यानी उसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है. क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग चीजों का वर्गीकरण, डिवाइड करना हिस्सों में, वो नहीं दिया गया है. कैसे ये पता चला कि ये क्लासिफिकेटरी नहीं है? क्योंकि देखो आगे वाली डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा था कि इसमें मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स, मतलब जो दिखता है ना वही बिकेगा. सर्विसेज को अपने इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते थे, तो वहां पे वो क्लासिफिकेशन था. यहाँ पे ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. अदर डेफिनेशंस हैव गिवन क्लासिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड गुड्स. जैसे आगे बताया मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स. नॉन मटेरियल यानी सर्विस, मटेरियल गुड्स यानी जो गुड्स है ना वो नॉर्मल, जो अपने हाथों में ले सकते हो, उसको छू सकते हो, वो चीजें. लेकिन जो नॉन मटेरियल गुड्स है ना वो सर्विस है, उसको खाली अपने एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट रॉबिन्स डेफिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सच क्लासिफिकेशन. लेकिन रॉबिन्स की डेफिनेशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन बताया नहीं गया है. फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव. रॉबिन्स डेफिनेशन कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, चाहे मटेरियल गुड्स हो या नॉन मटेरियल सर्विसेज हो, इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. दस इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट डेफिनेशन. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब संपूर्ण केवल, जिसमें एक से ज्यादा चीजों को समा लिया गया हो, हर चीज को समा लिया गया हो, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है. नेक्स्ट देखो, इसमें वाइडन्स द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. मार्शल्स डेफिनेशन had restricted the scope of economics to only wealth and material welfare of men. मार्शल की डेफिनेशन ने क्या बताया? रिस्ट्रिक्टेड मतलब उसने रोक लिया था, उसने लिमिटेड कर दिया था उसको. कहां तक? उसने ऐसा बताया कि सिर्फ वेल्थ है जरूरी, और वो भी कौन सा वेलफेयर होने, तो भी सिर्फ मटेरियल. मटेरियल वेलफेयर का मतलब सिर्फ जो चीजें दिखती है ना वही बिकेगी मार्केट में, जो मैंने बताया आगे वो सब. बट रॉबिन्स ने इसको नॉन मटेरियल थिंग्स के साथ में इंक्लूड किया. इसके साथ में इंक्लूड किया, नॉन मटेरियल थिंग्स के साथ में. फिर लिखा गया है पॉजिटिव साइंस, न्यूट्रल एज रिगार्ड्स एंड्स. अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव का मतलब राइट और रॉन्ग के बीच में अपने डिफरेंशिएट करने वाला, बराबर, आपको फायदा नुकसान बताने वाला, ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव साइंस. नॉर्मेटिव का मतलब रूल बेस्ड, नॉर्मेटिव का मतलब नियम आधारित. तो ये आपको ये समझा रहा है इकोनॉमिक्स इसका मार्शल का, कि सही ये है तो इसी को चुना जाए, और अगर गलत है उसको इग्नोर किया जाए. बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, नेक्स्ट पेज, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. एंड्स का यानी मकसद कोई भी हो तुम्हारा, यानी शराबी को अगर शराब पीना होने तो इकोनॉमिक्स समझाने नहीं बैठेगा कि शराब बुरी चीज है, वो उसकी वो वांट को भी सेटिस्फाई कैसे किया जाए उसके बारे में उसको बताएगा. समझे? न्यूट्रल का मतलब ये. न्यूट्रल का मतलब तटस्थ. न्यूट्रल का मतलब क्या आता है? तटस्थ. इट डज नॉट गिव एनी जजमेंट अबाउट वांट्स. इट डज नॉट इंडिकेट कौन सी वांट्स हमारे लिए सही है और कौन सी वांट्स हमारे लिए बैड या तो हार्मफुल है. इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? पॉजिटिव साइंस बोलते हैं. मतलब सब चीजें खरीद सकते हो तुम, ड्रग्स भी खरीदोगे तो भी इकोनॉमिक्स इसके अंदर आपको ये समझाएगा नहीं कि ये गलत है. नाउ नेक्स्ट इज साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग. इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है कर कसर, यानी बचत करना, पैसे बचाए कैसे जाए ना उसके बारे में समझाना. ये डेफिनेशन आपको गाइडेंस देता है कंज्यूमर को इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. साधन नहीं बेचने के भाई, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट ही कैन ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, इसके लिए हम क्या करें?
जितनी भी हमारी वांट्स है उस वांट में से सिर्फ वही वांट को सेटिस्फाई करे जो हमारे लिए जरूरी है। तो पैसा कहाँ पे बच सकता है? अननेसेसरी जरूरतों को पूरा ना करो तो वो पैसा तुम्हारा बच सकता है, ये समझाना इकोनॉमिक्स का काम है। फिर नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, लास्ट। देखो, क्रिटिसिज्म यानी लिमिटेशंस यानी मर्यादा। आ डेफिनेशन ની મર્યાદા શું? पहले तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको है ना, मैंने अभी किसी ने मुझे भेजा था वो फोटो, इसके अंदर ये लिखा हुआ था, ये क्रिटिसिज्म रॉबिन्स की डेफिनेशन की। इसमें ने सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता है। इसने स्कैरसिटी के बारे में बताया। पर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों होता है? आदमी के ज्यादा होने के कारण होता है। ये प्रॉब्लम इन एबंडेंस का प्रॉब्लम है। ये डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर ही नहीं पाएगी। उसके पीछे का सीधा साधा रीजन ये है कि ये एबंडेंट लेबर का प्रॉब्लम है, यानी लेबर तुम्हारे पास ज्यादा है, स्कैरसिटी का नहीं है प्रॉब्लम। तो जहां पे स्कैरसिटी का प्रॉब्लम हो तो ये डेफिनेशन समझा पाती है, लेकिन जहां पे एबंडेंस का प्रॉब्लम हो ये डेफिनेशन नहीं समझा पाती। उसके बाद में इग्नोर्स द नॉर्मेटिव एंड एथिकल एस्पेक्ट्स। इस डेफिनेशन को क्या बोला गया? न्यूट्रल एज रिगार्ड्स एंड्स। मतलब ये बोला गया तुम्हारा मकसद कोई भी हो, सही या गलत, तुम उस मकसद को या तो इस वांट को सेटिस्फाई करो। इकोनॉमिक्स को उसके साथ में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ये गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एथिकल, एथिकल यानी नीति शास्त्र के भाई, सही गलत का फासला दिखाना, गुड और बैड के बीच में सिलेक्शन देना, उसको एथिक्स बोला जाता है। दिस मीन्स this definition tells us that human wants are unlimited, but it does not tell which wants are good and which wants are bad. कौन सी वांट हमारे लिए सही, कौन सी वांट गलत, ये नहीं बता रहा है। अब यहाँ पे ये लिखा नहीं है, मैं आपको ये समझाऊं कि इसके पीछे का कारण क्या, कि इसको लिमिटेशन में लिखा गया। क्योंकि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोला जाता है, मतलब सोसाइटी के साथ रहने वाला साइंस। अब अगर सोशल साइंस है तो सोसाइटी के लिए सही गलत का डिफरेंस उसको बताना चाहिए, लेकिन ये डेफिनेशन उसके बारे में साइलेंट है। Does not properly cover macroeconomics. इस डेफिनेशन में दो चीजें नहीं बताई गई कि नेशनल इनकम के लेवल में फ्लक्चुएशंस यानी अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं। इस ये सबसे बड़ा सीरियस ओमिशन, ओमिशन मतलब इस चीज को रद्द करना, ओमिशन मतलब रद्द करना, नहीं इंक्लूड करना, ये सबसे बड़ी गलती है इस डेफिनेशन की। क्योंकि आज मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट हो चुका है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के टाइम पे। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये अगर समझना हो ना तो सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड है खाली। ये डेफिनेशन है ना, उसको स्टेटिक माना जाता है। स्टेटिक का मतलब सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आज के दिन इकोनॉमिक्स क्या है ये समझाना। लेकिन इकोनॉमिक्स एक दिन का नहीं है, इकोनॉमिक्स पूरे साल भर की सारी एक्टिविटीज को कंसिडर करे। तो अगर पूरे एक्टिविटीज को कंसिडर करें ना तो इसको डायनामिक बोला जाता है। अब हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ एक दिन में नहीं होता, ग्रोथ के और डेवलपमेंट के होने में टाइम लगता है, लेकिन इस डेफिनेशन ने इस चीज को इंक्लूडेड नहीं किया। तो देखो, दिस डेफिनेशन डज नॉट कवर द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी मतलब उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि किसके कारण नेशनल इनकम और आउटपुट के अंदर इंक्रीज आता है। एक कंट्री की इनकम पिछले साल जितनी थी उससे ज्यादा अगर इस साल हो गई तो उसके पीछे के कारण क्या है, ये स्टडी करने में रॉबिन्स की डेफिनेशन को इंटरेस्ट नहीं है। फिर रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू ओनली वैल्यूएशन थियरी, यानी थियरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। देखो, वैल्यूएशन थियरी दो चीजें बताती है। पहली बात ये बता रही है कि रिसोर्स का एलोकेशन कैसे किया जाएगा, और दूसरी बात प्राइस डिटर्मिनेशन। दोनों का मीनिंग समझो। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को जहां पे सबसे बेस्ट उसका इस्तेमाल हो पाए वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको रिसोर्स एलोकेशन बोला जाता है। एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे रिसोर्स को, पहला ये समझाया। और दूसरा ये कि प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन दो चीज पे डिपेंड करता है, एक डिमांड पे और एक सप्लाई पे। तो बस यहीं तक उसने अपने आप की डेफिनेशन को लिमिट कर दिया रॉबिन्स ने, इसलिए यहाँ पे इसकी लिमिटेशन में गिना गया है। इसने कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं किया, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, इनकम को कैसे डिसाइड किया जाता है, और थियरी ऑफ ग्रोथ को इसने इंक्लूड नहीं किया।
राइट। उसके बाद 6 में देखो लैक्स ह्यूमन टच, ये डेफिनेशन में ह्यूमन टच नहीं है क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये तो बता रही है, लेकिन उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो प्रॉब्लम बताया लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया। ये ह्यूमन टच लैक, लैक यानी खामी होवी है लैक कहेवाय, LACK। इग्नोर सोशल कैरेक्टर, दिस डेफिनेशन इग्नोर्स या तो निग्लेक्ट यानी नजरअंदाज करना द सोशल कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज, प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज किसके कारण आता है? ट्रेड ना होने के कारण, बिजनेस ना चलने के कारण ये सब चीजें होती है, लेकिन वो इसने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। और इस डेफिनेशन को एक साथ में दो अलग अलग लेकिन दोनों अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक के कारण रिजेक्ट किया गया। रॉबर्टसन ने आर्ग्यू किया कि ये डेफिनेशन बहुत नैरो भी है और बहुत वाइड भी है। नैरो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं लिखा गया ये देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में नहीं लिखा गया, लेबर और कैपिटल के बीच के रिलेशन के बारे में नहीं। देखो लेबर और कैपिटल के बीच में कैसा रिलेशन है? अगर तुम्हारे पास मशीन यानी कैपिटल ज्यादा है तो लेबर कम हो जाएंगे, लेकिन अगर लेबर ज्यादा है तो मशीन की कम जरूरत पड़ेगी। तो दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में समझाया नहीं है। और प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ तो पहले भी आगे हमने देखा, ग्रोथ और डेवलपमेंट इसने समझाया नहीं, इसलिए इसकी डेफिनेशन को नैरो, नैरो का मतलब संकुचित, बराबर, कम चीजों को कवर करने वाला उसको नैरो बोला जाता है। और टू वाइड यानी ज्यादा चीजों को इसने इंक्लूड किया है। जैसे कि ये डेफिनेशन इज रॉबिन्स डेफिनेशन इज टू वाइड बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन मेनी केसेस। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं होते, बिजनेस के अंदर भी होते हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी होते हैं, कंट्री के पास भी होते हैं यही प्रॉब्लम। तो एक ही प्रॉब्लम लेकिन अलग अलग जगह पे, इसलिए इस डेफिनेशन ने ये सारे प्रॉब्लम को जनरलाइज यानी मतलब एक जैसा गिन लिया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? टू वाइड डेफिनेशन बोलेंगे, यानी ज्यादा वाइड डेफिनेशन, ज्यादा वाइड यानी विस्तृत डेफिनेशन बोला जाएगा इसको, राइट। तो यहाँ तक आज ये डेफिनेशन के साथ हमने कंप्लीट किया।